गुड इवनिंग। मैं रतन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं और एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे प्रत्येक बार टेट में, डब्ल्यूबी टेट में, सी टेट में आपका जो प्रश्न पत्र है रहता ही है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का भी प्रश्न पत्र रहता है क्वेश्चन। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस एक टॉपिक, इसी टॉपिक को आप देखें तो 2-3 नंबर आपका सिक्योर हो जाता है और इससे जो आपको समझ पैदा होगी वो बाकी प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको सहायता देगा और आपको पता चलेगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। यदि आपने हमारा एनसीएफ 2005 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको भी देख लें और उससे पहले तो आपको जो तकनीक बताया था वो देख लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरटी 2009 इसके बारे में। तो आरटी 2009 है क्या? आरटी 2000 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसे कहा गया है। तो शिक्षा का अधिकार जो नियम है ये क्या है? तो इस अधिनियम के तहत 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष, ये आपको याद रखना है कितने उम्र का, तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण, एक वर्ड इसका महत्वपूर्ण है, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये जो 2 लाइन है इसमें बहुत ही वर्ड है, इसमें महत्वपूर्ण है क्या है। तो इसको कौन है? राज्य है, समुदाय है और जो परिवार है, सभी का ये दायित्व बनता है। सिर्फ राज्य का नहीं है, सरकार का नहीं है या परिवार का ही नहीं, सभी का यह है कि जो राज्य का, सरकार का, परिवार का, समाज का, सबका कर्तव्य है ये कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चे हैं उसको मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, कंपलसरी कर दिया जाए, उसको पढ़ाना ही है। तो ये कहा गया है। इसमें क्या है? अनिवार्य मतलब कंपलसरी। उसके बाद है गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो गुणवत्तापूर्ण का अर्थ क्या होता है? गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा, ये आपके जो एग्ज़ाम है इसमें बार बार पूछा जाता है। यदि आप देखेंगे डब्ल्यूबी टेट का 2015 और जो 2017 या 21 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेम यही प्रश्न 2 बार पूछा गया है। दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया यहीं से कि गुणवत्तापूर्ण जो है इसका अर्थ क्या होता है इस वर्ड का। इसका बहुत सारे अर्थ है, जैसे आपको मैंने बताया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो सब चीज़ ज़रूरी है वो सारा चीज़ गुणवत्तापूर्ण में आता है। यानी अच्छा वातावरण चाहिए, समावेशी वातावरण चाहिए, गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक वातावरण हो, क्लास का, विभिन्न धर्म जाति के बच्चे जहाँ रहते हैं उसकी मातृभाषा में शिक्षा हो, स्कूल में अच्छा व्यवस्था हो, पंखा का, लाइट का या हवादार बिल्डिंग हो, इस तरह से सारे चीज़ जो है उसके समाज अच्छा हो, सब चीज़ उसके जो है, या शिक्षा व्यवस्था को जो बाहरी जीवन से जोड़ कर देखा जाए, सभी को मिला करके आता है गुणवत्तापूर्ण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपके ऑप्शंस में रहेगा 3-4 ऑप्शंस रहेगा, तो उसमें से देखना है कि आपने जो पढ़ा, एनसीएफ में जो पढ़ा और आरटीई में जो पढ़ने वाले हैं आगे, कि बच्चों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को क्या करना है, उसका वातावरण कैसा है, इन सारे चीज़ के नॉलेज के आधार पर इसका उत्तर देंगे। उसमें 1 सही होगा और 3 गलत होगा। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है, यह अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। 2005 के संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन, कभी कभी ये भी पूछता है कितने संशोधन के द्वारा होता है, 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जो है 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। इसमें 2 है, एक है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में अधिकार पारित किया गया और है 1 अप्रैल 2010 से। तो आपके प्रश्न जो रहता है वो यहाँ से रहता है, ज़्यादातर यही पूछता है कि कब लागू किया गया था। तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में इसे लागू किया गया था, यह रहता है 1 नंबर का प्रश्न। आरटी का ऑफिशियल नाम क्या है? ऐसे तो हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट है, लेकिन यहाँ पर दिया गया द राइट ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये भी रहता है कि आरटी का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन रहेगा, अलग अलग नाम रहेगा, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसका पूरा नाम क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और यदि इंग्लिश में तो द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यही इसका है, आरटी का ऑफिशियल नाम है। धारा 13, इसमें क्या क्या बातें बताया गया है? जिस तरह से एनसीएफ में बहुत सारे सुझाव दिया गया था, इसी तरह से आरटीई में भी कई सारे बातें बताया गया जो आपको
याद रखना है। तो धारा 13 में बोल रहा है जो प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा, बच्चे का प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते, ये भी बताया गया है। तो प्रति व्यक्ति इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ जो आप जैसे आप एडमिशन के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाने पर क्या आपसे डोनेशन मांगा जाता है। यदि डोनेशन मांगा गया है तो बताया कि यदि आप डोनेशन नहीं मांग सकते हैं बच्चों से स्कूल में, प्राइवेट स्कूल हो या आपका सरकारी स्कूल हो, परंतु इसके विपरीत लिया जा रहा है। तो इस अधिकार के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं होता है या इसको आगे कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं। लेकिन आपको कानून अधिकार देता है, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। यानी स्कूल ने उससे गलत तरीके से यदि उससे डोनेशन लिया बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से, तो उस जितना मान लिया 2000 रुपया उसने डोनेशन लिया, तो यदि आप जाते हैं अदालत में और आप केस जीतते हैं तो आपको उसका क्या है, स्कूल के ऊपर 10 गुना ज़्यादा यानी 2 का 10 गुना यानी 20,000 रुपया उसको जुर्माना देना होगा। और ये बताया गया प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते हैं बच्चों का भी और जो पेरेंट्स है उसका भी। तो ये नियम है, ये अधिकार है। बहुत सारे स्कूल में आप जाइए तो आपका बच्चे जाएंगे, जो ज़्यादातर तो प्राइवेट स्कूल में होता है, सरकारी स्कूल में तो अभी ना के बराबर है। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, जब जाते हैं एडमिशन के लिए तो वहाँ पे पहले बच्चों का टेस्ट लेकर देखते हैं तो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, मतलब कैसा है। टेस्ट में आपको दिखाएंगे कि कम मार्क्स आ गया, आपका बच्चा तो नहीं सकता है तो आपका डोनेशन इतना लगेगा। टेस्ट का ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा अधिकार कहता है कि यदि बच्चा नहीं जानता है तो क्या उसको आगे पढ़ने का अधिकार नहीं है? उसको पढ़ने का अधिकार है। बच्चा नहीं जानता तो आप एडमिशन लीजिए, उसको सिखाइए, उसको पढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए। उसके बाद भी कहता है कि आप पेरेंट्स का भी टेस्ट नहीं ले सकते। बहुत जगहों पर तो होता है बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी टेस्ट लिया जाता है कि पेरेंट्स क्या जानता है। ये तो और भी गलत है। मान लीजिए कोई गरीब परिवार से आता है या गरीबी के कारण उसके पेरेंट्स स्कूल नहीं गए होंगे या स्कूल उस समय नहीं था उसके कारण गांव में या शहर में, तो वो नहीं गए तो वो नहीं जानते हैं पढ़ना लिखना, लेकिन अब वो अपने बच्चे को पढ़ना चाहता है। तो क्या वो जिसके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं क्या वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? इसलिए कहा गया है कि आप बच्चे एवं पेरेंट्स किसी का भी जो प्राथमिक लेवल है उसमें उसका परीक्षा प्रवेश परीक्षा जो है आप नहीं ले सकते हैं। इसके बाद है जो किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। और एक नियम बताया गया, ये एक अधिकार है। जाते हैं आप जब एडमिशन के लिए तो आपसे बहुत सारा कागज़ मांगा जाता है, ये लाइए वो लाइए, कागज़ नहीं है तो बनवा के लाइए, नहीं है तो इतना रुपया दीजिए। सरकारी स्कूल में भी आप जाइएगा तो कहेगा जन्म प्रमाण पत्र लाइए, नहीं है तो नहीं होगा एडमिशन। हालांकि ये गलत बात है। यदि इस धारा को यानी इस जो कानून है इस कानून को आप जानते हैं तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जो जन्म प्रमाण ना होने पर भी जो है प्रवेश उसको लेना होगा। यानी तब कैसे लिया जाएगा? दूसरा कोई डॉक्यूमेंट्स है उसके माध्यम से, आधार कार्ड हो सकता है या बच्चे का दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, बैंक का पासबुक हो सकता है। मान लिया कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है बच्चा के पास, ना आधार कार्ड है, ना बैंक का पासबुक है, ना जन्म प्रमाण पत्र, तो बच्चा क्या करेगा? तो बच्चे को पेरेंट्स को एक लिखित डॉक्यूमेंट देना होगा। यानी आप एक वाइट पेज में लिख कर जो देंगे कि ये मेरा बच्चा है और इसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, बस इतना लिख कर ये साइन करके वो दे सकता है, तो उसका एडमिशन लेना होगा। ये कहा गया आपका धारा 14 के अंतर्गत। आप ये भी याद रखेंगे कि किस धारा में क्या बात कहा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे धारा हैं इसमें आरटी में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी धारा पर हम लोग क्या करें, चर्चा करें, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद धारा 15 में बताया गया है बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में हो या बीच में प्रवेश दिया जाएगा। यानी ये आपका अधिकार है। यानी बच्चा जो है पहले था, यदि आप जाते हैं शुरू हुआ जो शैक्षणिक वर्ष में एकेडमिक ईयर शुरू हो गया, जनवरी में कहीं होता है, कहीं अप्रैल में होता है, उसके बाद 1-2 महीना में बस बंद, नहीं बच्चा का एडमिशन अब नहीं होगा, हमारा तो पढ़ाई इतना तक हो चुका है, हम आगे नहीं ले सकते हैं, बच्चा को क्या पढ़ाएंगे, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। आप ऐसा अभी नहीं कर सकते। ऐसा यदि कोई करता है तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप जब चाहे बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं और वो लेने के लिए स्कूल इसके लिए बाध्य है। यानी बताया गया कि आप आराम में हो या बीच में हो, कभी भी हो आप जाइए। यदि स्कूल चल रहा है तो सत्र के किसी भी दौरान अपने बच्चे को आप एडमिशन करवा सकते हैं। धारा 16 में बताया गया है स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाए और ना ही विद्यालय से निकाला जाए। यानी ये है जो बच्चों को बताया गया है कि
बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उसको आप फेल तो कर ही नहीं सकते और विद्यालय से भी नहीं निकाल सकते। ये सरकारी स्कूल के लिए भी है और प्राइवेट स्कूल के लिए भी मान्य है। धारा 17 जो है बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, ये है। ये तो एनसीएफ में भी बात कहा गया है। तो बच्चों को शारीरिक दंड आप नहीं दे सकते हैं और प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। प्रताड़ित मतलब किसी भी तरह का जो टॉर्चर है, मौखिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, किसी भी तरह का। और शारीरिक यानी डंडे से मारना होना ये तो है ही नहीं। आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया, जो गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया कि तुम तो गधा हो, ये भी गलत है। यदि बच्चा कंप्लेन कर देता है उसके पेरेंट्स तो भी आपको जेल हो सकता है। तो इसको अभी भी आपको ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और यदि आप टीचर बन जाते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको नौकरी बचानी है। तो इन सब चीज़ों को मान को आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद है जो धारा 24 में बताया गया शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं। तो शिक्षक के क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था। बहुत सारा कर्तव्य शिक्षक का, बहुत सारा उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे बताया गया, आरटी में बताया गया है जो पंक्चुअल यानी शिक्षक को समय का ध्यान रखना चाहिए। पंक्चुअल कहने का अर्थ है जो समय पर स्कूल आए, समय से कक्षा में जाए, समय से हर चीज़ काम करे, समय से सभी जो व्यवस्थित तरीका है उसका सब समय पर होना चाहिए। जो उसका क्यूरिकुलम है, जो उसको पाठ दिया गया है पढ़ाने के लिए, वो समय से उसे पूरा करे। यानी बहुत सारे टीचर क्या करते हैं जो 1 महीना या 2 महीना कुछ नहीं पढ़ाए, फिर एक ही दिन आके 2-4 चैप्टर पढ़ा दिया। इससे क्या होगा, बच्चे कुछ नहीं सीख पाएगा, उस पर बर्डन होगा, यानी बोझ बढ़ेगा। यानी आपको दिया गया जो पूरा सिलेबस तो समय से पूरा करना है। 3 महीना में कितना सिलेबस उसको पूरा करना है 3 महीना में, उसके बाद 6 महीना में कितना है, उसी के अनुसार आपको करना है। तो यही इसमें बात कहा गया है। और भी होता है कर्तव्य पीटीएम एंड पेरेंट टीचर मीटिंग जो है वो भी करना है। यानी आप जब पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से मिलिए, बच्चे का जो असुविधा है उसके बारे में बात कीजिए। इससे आपका जो बॉन्डिंग होगा, रिलेशन होगा, वो बढ़ेगा, बच्चे भी आपको आदर करेंगे। तो पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग से बहुत सारा बात सामने आती है। तो टीचिंग अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ हुआ कि आप जो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चे का जो लेने का क्षमता है वो क्या है, उसकी क्या योग्यता है। यानी बच्चे अभी मान लीजिए ठीक से प्लस करना नहीं जानते हैं और आप उसको डिवाइड सिखा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं, तो कैसे समझेगा? तो पहले आप उसके जो लेने की योग्यता है, ग्रहण करने का योग्य है कि नहीं, ये आपको समझना है और उसके बाद ही सिखाना है। जो चीज़ वो आसानी से ग्रहण कर पाए, कठिन से कठिन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये सारे चीज़ जो है शिक्षक के कर्तव्य में आता है। धारा 27 जो है ये बताता है कि 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। यानी आप यदि मान लीजिए टीचर बन रहे हैं, टीचर बन गए, तो आपको जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, बहुत सारे काम करना पड़ता है। प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं, बहुत सारा वर्क है जो गवर्नमेंट है उसको बहुत सारा वर्क पे लगा देती है, लेकिन कुछ वर्क को छोड़ करके बाद बाकी जो वर्क है उसमें नहीं लगाया जा सकता। जैसे है कि आपको जनगणना अभी भी है कि जनगणना में लगा देते हैं, चुनाव है, आपदा प्रबंधन है, इस सब में आपको लगाया जा सकता है। यानी आरटी कहता है कि सब में आप लगा सकते हैं, इसका शिक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाद बाकी में नहीं लगाएंगे। तो जैसे हो गया आपदा प्रबंधन, इसका मतलब हो गया कि कोई संकट आ गया, तुरंत जो प्राकृतिक आपदाएं आ गया, जैसे मान लिया कोरोना काल है, कोरोना आ गया, इसमें आप लगा सकते हैं, उसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं कामों के लिए। बहुत सारे टीचर को लगाया भी गया था। और जैसे चुनाव में लगा सकते हैं, चुनाव में तो लगाया जाता है जो सरकारी कर्मचारी हैं, और जनगणना में भी। तो ये 3 काम को छोड़ के बाद बाकी कामों में टीचर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे सुधार कर रही है। आने वाले समय में ऐसा होगा कि इस सब काम में भी टीचर को नहीं लगाया जाएगा। यानी टीचर का जो मेन फोकस होगा सिर्फ स्कूल के प्रति होगा, ना विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति होगा, जिससे वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर जाए। यदि जो शिक्षक हैं बाहर के काम ही करेंगे महीनों भर, यदि जनगणना का काम करेंगे महीनों भर, दूसरे काम करेंगे, साल में बहुत सारा वक्त तो बाहर का ही करेंगे, तो वो अपने क्या होगा, सिलेबस से दूर होकर जाएंगे, जो बच्चों का ही नुकसान करता है। इसके बाद है आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षा का अनुपात होता है, यानी कितना होना चाहिए आरटी के अकॉर्डिंग है। प्राथमिक कक्षा में 30 और 1 का, ये हमारे देश में, भारत में 30 और 1, 30 छात्र पर 1 शिक्षक आपको देना है। और इसके अनुसार जो उच्च प्राथमिक, ये था प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, प्राइमरी लेवल 1 से 5 का होता है। उच्च प्राथमिक पर आपको क्या होता है, 35:1, यानी 35 छात्र पर 1 शिक्षक। परंतु ये तो केंद्र सरकार का आरटी एक्ट का है,
राज्य सरकार क्या करते हैं, इस निधि में सुधार भी करते हैं, अपने अनुसार वो एक नियम बनाता है जिसको कहते हैं 40 और 1 का अनुपात वो रखते हैं, यानी 40 और 1 का अनुपात रख सकते हैं। ये राज्य सरकार का अपना नियम होता है। इसके अलावा है RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे का कार्य होता है, यानी एक सप्ताह में शिक्षक को स्कूल में कितना काम करना है। शिक्षक का जो टाइमिंग है वो तो जाएगा ही, लेकिन वो काम कितने 45 घंटे उसके लिए निर्धारित किया गया, यानी 45 घंटे में वो सारा आता है। यदि वो प्रेयर में खड़ा है टीचर्स शिक्षक, तो वो भी काउंट होता है उसके कार्य दिवस में। यदि वो सिलेबस बना रहा है या करिकुलम बना रहा है, कोई भी काम कर रहा है स्कूल में रिलेटेड शिक्षा से, तो वो सब उसके कार्य दिवस में आता है। एक सप्ताह में उसको 45 घंटे काम करना है। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस कितना होता है, यानी साल में कितने जो है प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक दिवस या शैक्षणिक घंटे होता है। तो यह है 800 घंटे या 200 दिन एक साल में प्राथमिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे। और यही है क्या, उच्च प्राथमिक लेवल पे जो है न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितना होता है, 1000 घंटे या 220 दिन होता है। RT 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती है, तो वह है 25% सीटें। इसका अर्थ क्या हुआ, गरीब विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, पेरेंट्स, वो भी क्या करते हैं, वो यदि पढ़ाना चाहे प्राइवेट स्कूल में तो जाके पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए भी सरकार ने नियम बनाया है कि आप 100 में से 25 जो स्टूडेंट हैं आप ले सकते हैं, जो गरीब बच्चा है उसको आपको देना ही होगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे वाद विवाद के बाद ये लागू किया गया और कोर्ट भी इसको मानती है। प्राइवेट स्कूल वाले जब इसका विरोध किया तो बताया गया कि आप इतना तो कमा ही रहे हो, तो 75 बच्चे से आप ले सकते हैं और 25 बच्चों से आप उसको मुफ्त में शिक्षा प्रदान कीजिए। तो ऐसी मान्यता है और इसको लेते भी हैं लोग, रखते हैं, सीट आरक्षित रखते हैं। बहुत जगहों पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इस नियम को नहीं जानते हैं या कानूनी लफड़ा में पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे, यानी तो किसको गरीब माना जाए, तो गरीब के लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप गरीब बच्चे के श्रेणी में आते हैं। तो आपके जो वहाँ के अधिकारी हैं, BDO लेवल के हैं, DM लेवल के, उस अधिकारी से प्रमाण पत्र लेते हैं कि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो जा कर के आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं स्कूल में और फ्री में। तो फ्री में लेंगे तो इसका भरपाई कौन करेगा, इसका भरपाई वहाँ की राज्य सरकार करेगी या स्कूल उसको मुफ्त में ही पढ़ाएगा। RT 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, कक्षा 8 तक, यानी 1 से लेकर 8 तक आप बालक को नहीं निकाल सकते। इसके पहले भी था कि आप फेल नहीं कर सकते, उसे स्कूल से बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए, यानी जो प्राइमरी लेवल का बालक है 1 से 5 तक, उससे कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितना होना चाहिए, 1 किलोमीटर के अंदर ही प्राइमरी स्कूल है होना चाहिए। और ये अपर प्राइमरी के लिए होता है 3 किलोमीटर, अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर इसकी दूरी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वहाँ के जो प्रशासन है उसका ये जिम्मेदारी होता है कि वो ऐसा व्यवस्था करे कि बच्चों को 1 किलोमीटर के अंदर ही प्राथमिक स्कूल मिल जाए। RT 2009 के अनुसार SMC यानी स्कूल मैनेजिंग कमेटी का अध्यक्ष होता है, यानी स्कूल मैनेजिंग कमेटी जो होता है उसका अध्यक्ष होगा अभिभावक यानी पेरेंट्स ही होगा उसका अध्यक्ष। और इसका काम क्या होता है, स्कूल मैनेजिंग कमेटी का स्कूल का जो विभिन्न तरह का कार्य है उसकी देखभाल करना, स्कूल की व्यवस्था ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ व्यवस्था, या फाइनेंशियल कोई है तो वो ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, है कोई गलत काम नहीं हो रहा है, ये सारा चीज़ का जो है SMC इसको देखती है। और इसके अध्यक्ष अभिभावक को ही बनाना होगा, अभिभावक ही इसका होता है। RTE 2009 की किस धारा में यह बात बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना। यह क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है तो धारा हो जाएगा 17, आपने देखा धारा 17 में इस बात का जिक्र किया गया था। RTE 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, वो है धारा 28, यानी शिक्षक है जो सरकारी शिक्षक हैं वो जो है अपने विषय का नहीं पढ़ा सकते या अपने स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं दे सकते किसी तरह का, यानी शैक्षिक कार्य जो है उसी में उसको लगा रहना है, परंतु ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा, यानी किसी स्कूल में 1 से लेकर 8 तक 200 बच्चा है तो उसमें विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा।
यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है? 150 बच्चा है यदि आपके स्कूल में या प्राथमिक स्तर पर, तो एक प्रधानाध्यापक यानी एक आपका क्या होगा हेडमास्टर और 5 शिक्षक यानी 6, एक प्रधानाध्यापक आपको नियुक्त करना होगा और 5 शिक्षक। RT 2009 क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। कक्षा कक्ष इसका क्या मतलब, क्रियान्वयन के अनुसार अधिक समझाती है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चों को भर्ती प्राइमरी लेवल पे तो जो सरकारी स्कूल है कक्षा 1 से एडमिशन होता है, लेकिन अभी शुरू किया गया है प्री प्राइमरी भी शुरू किया गया है कुछ स्कूलों में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 6 इयर्स के बच्चे 6 से जो यहाँ पे 8-14 साल का जो बच्चा है 6-14 साल का, ये सभी जब एडमिशन लेते हैं तो प्राय कक्षा 1 में जो 6 साल के बच्चे हैं और 2 में 7 इयर्स के बच्चे हैं, 3 में 8 या आगे पीछे हो सकता है। तो ये देखते हैं सब क्या होते हैं, एक ही आयु के होते हैं। कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय होते हैं, यानी एक कक्षा में प्राय एक ही एज के बच्चे होते हैं इसके अनुसार। RT 2009 के अकॉर्डिंग जो दिव्यांग है बच्चे उसके लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। ऐसे तो सभी बच्चों के लिए आपको बताया गया कि 14 वर्ष तक मुफ्त है, परंतु जो दिव्यांग है जिसे अभी क्या कहते हैं डिजेबिलिटीज जिसमें है उसके लिए 18 वर्ष तक जो है मुफ्त शिक्षा है। RT के अनुसार 8th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा अनुसार जो है 8th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा यानी मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। तो बच्चों को यदि मातृभाषा में समझाते हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, अच्छा समझते हैं। तो ये RT में बताया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए यदि संभव हो तो। RT 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, जो विशेष आवश्यकता यानी को सुनने में प्रॉब्लम हो या देखने में प्रॉब्लम हो या चलने में प्रॉब्लम, इस तरह का जो डिजेबिलिटी हो या कोई भी हो, तो इसको किस तरह से, क्या इसके लिए अलग स्कूल खोल देना चाहिए, क्या इसके लिए अलग क्लासरूम की व्यवस्था करना चाहिए, क्या इसके लिए अलग टीचर लगा देना चाहिए या उसी क्लास में बैठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें बताया गया है कि इसके लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था। आप समावेशी शब्द का क्या अर्थ है इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। समावेशी मतलब एक साथ, यानी जो बच्चा विभिन्न जाति धर्म आयु एज किसी का भी हो, उसकी भाषा कोई भी हो, तो उसको एक साथ समावेश करना है। जनतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना है, यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बालक उसको भी एक साथ ही आपको शिक्षा देना है जिससे उसमें हीन भावना उत्पन्न ना हो, वो भी लगे कि उससे बच्चे को भी लगे कि वो दूसरे बच्चों की तरह ही है, तो हीन भावना ना पनपे उसमें। अतः आपको बताया गया कि इसे समावेशी शिक्षा व्यवस्था की तरह उसको शिक्षा प्रदान करना है। इसके बाद है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो भारत बन गया है 135वां, यानी RT एक्ट जो है 135वां जो है भारत देश है। इस तरह से हमने देखा जो RT का जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है जो एग्जाम से रिलेटेड है आपके, उसको हमने डिस्कस किया। तो इन पॉइंट्स को यदि आप देखेंगे इससे प्रश्न रहता ही है प्रत्येक बार, आपके एग्ज़ाम में भी इस बार भी आएगा क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो आप 1 नंबर 2 3 नंबर तक इसी जो आज का क्लास है इससे ही आप गेन कर सकते हैं। ये का कक्षा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमने देखा कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके समझ लाया गया, और अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिस सेट को भी आपको करना है, इससे आपका आज का जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।